हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल के शोध से साइनोबैक्टीरिया की एक अनोखी प्रजाति का पता चला है जिसे चोंकस के नाम से जाना जाता है। यह किस देश में खोजा गया है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इटली में। हाल के शोध से साइनोबैक्टीरिया की एक अनोखी प्रजाति का पता चला है जिसे चोंकस के नाम से जाना जाता है। यह किस देश में खोजा गया है? तो इटली में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। साइनोबैक्टीरिया आपका क्या होता है? एल्गी होता है। इसके अलावा इसे और किस नाम से जानते हैं चोंकस को? और किस नाम से जानते हैं? तो UTEX 3222 के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह CO2 की मौजूदगी में काफ़ी रैपिडली ग्रो करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। हाल ही में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका पहला बोडोलैंड महोत्सव था। कब हुआ? 15 और 16 नवंबर को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और जो आपका बोडोलैंड महोत्सव है, इट इज़ ए मेगा इवेंट ऑन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर टू सस्टेन पीस एंड बिल्ड ए वाइब्रेंट बोडो सोसाइटी। और इसका एम क्या है? इट एम्स टू इंटीग्रेट द इंडिजिनस बोडो पीपुल रिसाइडिंग नॉट ओनली इन बोडोलैंड but also in other parts of Assam, West Bengal, Nepal and other international border area of the north east। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस महोत्सव का थीम क्या था? पीस एंड हार्मोनी फॉर प्रोस्पेरस भारत। थीम क्या था? जो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव हुआ इसका थीम क्या था? पीस एंड हार्मोनी फॉर प्रोस्पेरस भारत। फोकस किस पे था? विथ फोकस ऑन द रिच कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन ऑफ द बोडो कम्युनिटी along with other communities from the बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, BTR। तो BTR का मतलब क्या हुआ? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। और इसका एम है टू कैपिटलाइज ऑन द रिचनेस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड टूरिस्टिक पोटेंशियल ऑफ बोडोलैंड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पंजाब से सानन जल विद्युत परियोजना को वापस करने की मांग की है और समाधान के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आपका सानन जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पे है? तो हिमाचल के जोगिंदरनगर में। लेकिन इसमें कंट्रोल किसका है? तो पंजाब गवर्नमेंट का है। तो हिमाचल प्रदेश इसे मांग रही है वापस। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश भारतीय नौसेना के जहाज़ों को अपनी एकीकृत एंटीना प्रणाली जिसका नाम है यूनिकॉर्न प्रदान करने पर सहमत हुआ है? तो जापान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा देश भारतीय नौसेना के जहाज़ों को अपनी एकीकृत एंटीना प्रणाली यूनिकॉर्न प्रदान करने पर सहमत हुआ है? तो जापान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यूनिकॉर्न स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये जो फैसिलिटी है, दिस फैसिलिटी एम्स टू इन्हेंस द एबिलिटीज एंड कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन पैरा एथलीट एज दे प्रिपेयर फॉर द 2028 पैरा ओलंपिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार एक परेशान करने वाली वास्तविकता सामने आई है। स्कूल नामांकन में प्रगति के बावजूद कितने बच्चे और युवा स्कूल से बाहर है? ये ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 251 मिलियन 251 मिलियन बच्चे और युवा
यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार एक परेशान करने वाली वास्तविकता सामने आई है। स्कूल नामांकन में प्रगति के बावजूद कितने बच्चे और युवा स्कूल से बाहर है? तो 251 मिलियन ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024, 251 मिलियन चिल्ड्रन एंड यूथ आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैज़ ओनली डिक्रीज बाई 1% सिंस, तो 2015 से मात्र 1% ही डिक्रीज हुआ है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, तो ये काफ़ी कम हुआ है। इसके अलावा 10 में 4 ऐसे देश है जो अपने जीडीपी का 4% से कम खर्चा करते हैं किस पे? एजुकेशन पे। 4 in 10 कंट्रीज स्पेंड लेस देन 4% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च की है? तो BSNL। किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च की है? तो BSNL है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, BSNL इसके लिए किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? BSNL इज वर्किंग विद द यूएस बेस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी जिसका नाम है Viasat, ठीक है, टू प्रोवाइड दिस सर्विस। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, Viasat। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस अवेयरनेस वीक 2024 कब से कब तक मनाया गया है? तो 18 से 24 नवंबर। हर एक साल 18 से 24 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस अवेयरनेस वीक 2024 कब से कब तक मनाया गया? तो 18 से 24 नवंबर। इसके अलावा इस साल की थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट है, एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ। थीम क्या थी? एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका चौथा 4th ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा। कहाँ पे होगा? सऊदी अरब में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो APEC CEO समिट हुआ था। यह आपका कहाँ पे हुआ? लीमा, पेरू में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका APEC है, APEC इसका मतलब क्या हुआ? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय कहाँ पे है? तो ये आपका है सिंगापुर। ठीक है, कहाँ पे है? सिंगापुर में है। इसके अलावा ये आपका फॉर्म कब हुआ था? 1989 में। 1989 में आपका फॉर्म हुआ था। और इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 21 मेंबर कंट्री है। 21 मेंबर है। इंडिया है? इंडिया नहीं है। ठीक है, इंडिया नहीं है मेंबर कंट्री। इसके अलावा आपका USA हुआ, चाइना हुआ, जापान है। USA है, चाइना है, जापान है। ठीक है, तो 21 मेंबर कंट्री है, इंडिया नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? सिंगापुर में है। कब फॉर्म हुआ था? 1989 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। किस भारतीय संस्थान ने भारत में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो IIT दिल्ली ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही केवल देखेंगे। जो आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 आया, एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो टॉप 50 में भारत के 2 इंस्टीट्यूशन है। टॉप 100 में 7 है, ये याद रखना है, पूछता है स्टेटमेंट बेस्ड में। 2 टॉप 5 में है, 7 टॉप 100 में है QS एशिया रैंकिंग 2024 में।
आईआईटी दिल्ली है 44th, 44 रैंक है आईआईटी दिल्ली की। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किसने अचीव किया है द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अमॉन्ग इंडियन इंस्टीट्यूशन, तो नाम क्या होगा? यूपीईएस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडी। इसकी रैंक 148, 70 स्पॉट क्लाइम किया है, तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। यह रैंकिंग पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया के 25 देशों को कवर करने वाले 984 संस्थानों का आकलन करती है। तो जो की पॉइंट है वहाँ से देख लेते हैं। टॉप 50 में 2 है, आईआईटी दिल्ली 44, आईआईटी बॉम्बे 48। टॉप 100 में 5, मतलब दोनों मिला के टॉप 50 और टॉप 100 मिला के टोटल 7 है। हम लोग बात यहाँ पे करें 50 से 100 के बीच में, तो आईआईटी मद्रास 56, आईआईटी खड़गपुर 60, आईआईएसी 62 रैंक है सब, आईआईटी कानपुर 67, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 81। इसके अलावा टॉप 150 की बात करें, 150 की बात करें, तो इसमें आपका आईआईटी गुवाहाटी भी आ जाएगा, रुड़की आएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूपीईएस 148 रैंक है। इसके अलावा वीआईटी का आपका है 150। आईआईटी दिल्ली हैज अचीव द हाईएस्ट रैंकिंग फॉर इंडिया, मूविंग अप टू 44th प्लेस फ्रॉम 46th लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर कितना था? 46, इस बार कितना है? 44 है। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे 48 और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 94 से पहले था, अब 81 पे है। अन्ना यूनिवर्सिटी अचीव ए परफेक्ट स्कोर ऑफ 100 इन द पेपर्स पर फैकल्टी इंडिकेटर। तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको रैंक ही याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है आईआईटी दिल्ली 44, आईआईटी बॉम्बे 48। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिया है? आईआईटी दिल्ली ने, अगर इंडिया की बात करें। और अगर ओवरऑल बात करें तो टॉप पे कौन है? पीकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे है, दूसरे पे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और तीसरे पे है एनईवेस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नालसा बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BR गवई। इनका पूरा नाम क्या है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुर्लभ पक्षी स्कारलेट टेनेजर को हाल ही में किस देश में देखा गया? तो यूनाइटेड किंगडम यूके में 40 साल बाद देखा गया है। दुर्लभ पक्षी स्कारलेट टेनेजर को हाल ही में किस देश में देखा गया? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, और 40 साल बाद देखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में 2153 करोड़ रुपए का योगदान देकर एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शिवनादर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा ये थर्ड टाइम है 5 सालों में, जबकि टॉप पे कौन है? टॉप पे है शिवनादर। इसके अलावा सेकंड पे है मुकेश अंबानी और थर्ड पे है बजाज फैमिली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने AI सक्षम ई तरंग प्रणाली लॉन्च की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने AI सक्षम ई तरंग प्रणाली लॉन्च की? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका AI इनेबल ई तरंग सिस्टम है, ये क्या करेगा? विच विल एनेबल ऑटोमेटेड efficient planning, management of defense spectrum, as well as support development of newer technology in higher frequency band। ठीक है। इसके अलावा दिस यूनिक सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किसके साथ मिलकर किया गया है? दिस यूनिक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, शॉर्ट में से बोलते हैं BISAGN। इसका मतलब क्या हुआ? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। और ये इंप्रूव करेगा, विल इंप्रूव प्लानिंग फॉर इंटरफेरेंस फ्री ऑपरेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ड्यूरिंग बोथ वार टाइम एंड पीस टाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर साल विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2024 की थीम क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप। तो ये इंपॉर्टेंट है, थीम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस लॉन्च किया? तो UAE ने।
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, टू डबल एनुअल ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी रेट्स बाय 2030 एंड रिड्यूस एमिशन। तो डबल करना है एनुअल ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी को कब तक, इफिशिएंसी रेट को कब तक, 2030 तक, और इमिशन को रिड्यूस करना है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। तो ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस COP29 में ईवे ने लॉन्च किया और इसका एम क्या है, तो डबल करना है एनुअल ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी रेट को कब तक, 2030 तक। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसानों को 2023 में कितने डॉलर के अंतर्निहित कर इम्प्लिसिट टैक्स का सामना करना पड़ा, तो 120 बिलियन USD ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक रिपोर्ट आया था लेटेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, रिपोर्ट क्या था, असेसमेंट ऑन एग्रीकल्चरल पॉलिसी एंड सपोर्ट ग्लोबली। तो इसमें क्या था कि भारतीय किसानों को 2023 में 120 बिलियन USD डॉलर के इम्प्लिसिट टैक्स का सामना करना पड़ा। और जो इम्प्लिसिट टैक्सेशन होता है ये तब होता है जब सरकारी नीतियाँ वस्तुओं की बाजार कीमतें कम कर देती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 17 नवंबर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी गई है, तो उड़ीसा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा टोटल अभी तक 26 गांवों को मिल चुका है सुनामी रेड्डी और आगे बढ़ भी सकता है, 300 से ज़्यादा को देना है। अच्छा, इसे दिया किसने, ये इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज किसने किया है, तो बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफी, बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को, शॉर्ट में से बोलते हैं IOC यूनेस्को। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।